स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालकता, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है आपको पहले ही बताया जा चुका है प्रतिरोधकता के बारे में, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। तो ये जो चालकता होती है वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, चालकता कह देते हैं। ये पदार्थ का एक गुण है, ये ऐसे पदार्थ का एक गुण है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिसको हम चालक कहते हैं। चालकों का वह गुण जिससे उसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है या बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो पदार्थ का गुण है जिससे उनमें बहुत इजीली करंट फ्लो हो पाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो पाती है, इसी गुण को, इसी क्वालिटी या प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी। और अगर ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब है उसका प्रतिरोध बहुत कम है। और यही जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है रेजिस्टेंस के। ऐसा आपको लास्ट टॉपिक में बताया जा चुका है कि प्रतिरोधकता को ही प्रतिरोध कहते हैं किसी एक कंडीशन में। तो ये जो चालकता है वो क्या होती है, व्युत्क्रम होती है प्रतिरोधकता का, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनटू मीटर, और अगर ये रेसिप्रोकल है तो उस पर इनवर्स आ जाता है। तो सिग्मा की यूनिट हो गई, जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। जिस तरह चालक होते हैं उनमें आसानी से ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर, और इनके गुण को क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी। और वैसे ही जब प्रतिरोध, आपको पहले से ही पता है, जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। तो वैसे ही जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तो धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगती है। एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जब प्रतिरोध कैसा होता है, जीरो हो जाता है, तो उसकी चालकता, किसी चालक की चालकता, जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होता है इसलिए करंट बहुत हाई होती है, इसीलिए वो चालक जो कंडक्टर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है। जो कंडक्टिविटी है उसको हम क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कह देते हैं। जिस तरह धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालकों में, क्योंकि प्रतिरोध नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है पर बहुत कम वैल्यू होती ही है उसकी, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम मात्रा में सुपर कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है कंडक्टर में। लेकिन जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तब उस चालक को हम क्या कह देते हैं, अति चालक कह देते हैं। और इसके इस गुण को क्या कह देते हैं, अति चालकता कह देते हैं। जो कंडक्टर है वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कह देते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को। ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है तब जो चालकता है किसी चालक की, जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाती है, अगर R की वैल्यू जीरो हो जाती है तो G की वैल्यू हो जाती है इनफिनिटी, चालकता अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है इसकी। और जब R की वैल्यू जीरो होती है तब जो कंडक्टिविटी है उसको ही हम क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। जो चालक है वो क्या बन जाता है, अति चालक। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, अति चालकता कह देते हैं। और एक साइंटिस्ट थे साइमेंस, उन्होंने ही इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है, इसीलिए इसकी यूनिट, एसआई यूनिट उन्हीं के नाम पर होती है, जो होती है साइमेंस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। या फिर रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। हम रेजिस्टेंस की जगह आई आर जैसे कि होता है
के नियम से, तो रेजिस्टेंस की जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन I। तो वहीं से G किसके बराबर हो जाता है, I अपॉन V। हम रेजिस्टेंस की जगह क्या रख सकते हैं, V अपॉन I ओम के नियम से। तो जब हम उसको यहाँ रख देते हैं तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं, वो होता है G अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू I अपॉन V, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। आप इस तरह से इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि वैद्युत धारा और वैद्युत विभव के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, अति चालकता कह देते हैं, या फिर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कह देते हैं, अति चालकता कह देते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है साइमेंस, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसकी वैल्यू हो जाती है O इनवर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। और वैद्युत ऊर्जा क्या है, ये किसी सर्किट के कार्य करने की क्षमता है। कोई सर्किट है, परिपथ है, तो वो कितनी देर तक वर्क कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसको ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत ऊर्जा। जिससे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत ऊर्जा कह देते हैं। किसी परिपथ में जब हम आवेश प्रवाहित कराते हैं तो उसको एनर्जी मिल जाती है। हम आवेश किससे प्रवाहित कराते हैं, या तो कोई सेल लगाएंगे या कोई बैटरी लगाएंगे। हम डायरेक्ट करंट सर्किट की बात कर रहे हैं, डीसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स में, परिपथ में हम क्या लगाते हैं, या तो बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं, जिससे उसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है। इसका मतलब है उसको एनर्जी मिल जाती है, और जब एनर्जी मिल जाती है तो वो कितनी देर तक कार्य कर सकता है, उसकी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा कह देते हैं इसको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो धारा है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है करंट पर, इसके बारे में बताया गया है। तो जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो उसमें हीट भी उत्पन्न हो जाती है। जो सर्किट्स हैं वो थोड़े थोड़े गर्म होने लग जाते हैं, उनका टेम्परेचर हाई होने लग जाता है। इसका मतलब है कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे जैसे धारा प्रवाहित होती है वैसे वैसे ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। और जो ऊष्मा है या उसका जो प्रभाव है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी तीन बातें हैं? पहली है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसा कि आपको पता है कि अगर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ये वो गुण है किसी कंडक्टर का जो धारा के प्रवाह को रोकता है। तो साथ ही में रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो हीट है वो किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा चालक का प्रतिरोध होगा उतनी ही ज्यादा हीट भी उत्पन्न होगी। चालक का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, दूसरा कौन सा टर्म है जिस पर हीट डिपेंड करती है? वो है टाइम। जितने समय में धारा प्रवाहित हो रही है, द टाइम टेकन बाय कंडक्टर टू फ्लो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। जितना ज्यादा टाइम लगेगा धारा प्रवाहित होने में, उतनी ही ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाएगी सर्किट में। मतलब अगर हम ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है धारा प्रवाहित होने में, करंट फ्लो होने में, तो जो सर्किट है, जो परिपथ है, वो और ज्यादा गर्म हो जाते हैं, धीरे धीरे वो ज्यादा हीटेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी देर तक करंट फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा हीट भी हो जाएगी। और जो तीसरा टर्म है वो है फ्लो ऑफ करंट। धारा के प्रवाह पर भी हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है।
जितनी ज्यादा धारा हम प्रवाहित करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित होगी। अगर ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा उत्पन्न हो सकता है। तो वैसे ही कि जितना हायर अमाउंट होगा करंट का उतना ही ज्यादा अमाउंट होगा हीट का। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होती है उतनी ही ज्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। एक साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने ही इसके बारे में बताया है और उनके अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल के नियम के अनुसार जो अमाउंट ऑफ हीट उत्पन्न होता है, जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है किसी परिपथ में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I। अमाउंट ऑफ हीट को हम H से, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R के भी सीधे समानुपाती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T और T के भी सीधे समानुपाती होता है। जूल ने हमें बताया, जूल के नियम में, जूल्स लॉ में जूल ने बताया कि जो अमाउंट ऑफ हीट है H, जो ऊष्मा की मात्रा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधे समानुपाती होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I के वर्ग के, वैद्युत धारा के वर्ग के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, समय के। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर उसकी वैल्यू होती है 1, तब H बराबर हो जाता है I स्क्वायर इंटू R इंटू T। इससे ही हम ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको H से रिप्रेजेंट किया गया है, जो धारा है, करंट है, उसको I से रिप्रेजेंट किया गया है, जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको R से रिप्रेजेंट किया है और जो टाइम है उसको T से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो इक्वेशन है जो जूल के नियम से हमने बनाई है उसको ही हम क्या कह देते हैं? जूल्स इक्वेशन, जूल का समीकरण। और ये क्या है? जूल का नियम। और उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर, धारा पर, प्रतिरोध पर और समय पर, तीनों पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा, जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उतना ही ज्यादा हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा धारा प्रवाहित होने में उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही इफेक्ट किसका पड़ता है? करंट पर, हीट का, ऊष्मा का प्रभाव किस पर पड़ता है? वैद्युत धारा पर, जो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इफेक्ट पड़ा। हम इसको क्या कह देते हैं? जूल्स इक्वेशन, जूल का समीकरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? विभव मापी। विभव मापी जिससे हम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, पोटेंशियल, वैद्युत विभव, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, या कोई सेल दिया है, अगर किसी सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तब हम वो भी इससे मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इन सभी की वैल्यूज। या अगर हमें दो सेल दिए गए हों तो उनमें हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं वो भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल, पोटेंशियल, विभव, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देते हैं? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। यहाँ हमने एक पोटेंशियोमीटर बनाया, हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें हमने दो सेल लगाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक का ईएमएफ है E1 और दूसरे का ईएमएफ है E2। एक हमने रोस्टर लगाया है प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रोस्टर लगाया है। एक हमने कुंजी K लगाई है, जैसे ही हम कुंजी को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं, वैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। आपको पहले ही पता है करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो इस वे में पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रही है।
और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इस वे में पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रही है। जब हमें E1 की वैल्यू निकालनी होती है तब हम यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 सेट कर लेते हैं। जॉ की लगी हुई है, इसको आगे पीछे स्लाइड करके एक ऐसी कंडीशन ले आते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर में 0 दिखाई दे। तब इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब हम E1 का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हमें E2 का मान ज्ञात करना हो तो हमें कुंजी को प्रेस नहीं करना होता, तो इसमें भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दो EMF में कंपैरिजन करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अब हम पहले से ही जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR किसके अकॉर्डिंग होता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और हमने पहले ही पढ़ा है R इज इक्वल टू होता है रो I अपॉन A। हमने ये फॉर्मूला तब पढ़ा था जब हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वहीं से हमने ये लिया हुआ है। और इसको हम कहाँ रख देंगे, I की जगह I रखे रहने देंगे और R की जगह क्या रख देंगे, इंटू रो L अपॉन A। इसको हम L को इस तरह से लिख देते हैं जिससे आपको L में और I में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हमने स्मॉल l के फॉर्म में लिख दिया है इसको। तो R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A, जहां पर R क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L क्या है जो हमने वायर लिया हुआ है, A भी हमारा यहाँ पर वायर है, उसकी लंबाई लेंथ है, और A क्या है, हमने जो वायर लिया हुआ है उसका एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन। हम वायर को x y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हम एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, A से, और हमने लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, L से। तो L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, वायर कौन सा है, x y वायर है, और A क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है। हमने R की जगह क्या रख दिया है, रो L अपॉन A। तब V किसके बराबर हो गया है, I इंटू रो L अपॉन A। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें सभी कांस्टेंट होते हैं L के अलावा। किसके अलावा, जो लंबाई है इसके अलावा सब कांस्टेंट होते हैं। तो हम कांस्टेंट डायरेक्ट लगा देते हैं, कांस्टेंट हटाकर उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और इक्वल आ जाता है। तो वैसे ही इक्वल और कांस्टेंट हटा देने पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि I क्या होती है यहाँ पर, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट होती है, जैसे हमने ये एक वायर लिया है x y, हमने पहले भी लिया था जब हम विशिष्ट प्रतिरोध कर रहे थे। तो इसको जब हम चार्ज देंगे तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, I। एक समान धारा प्रवाहित होगी, ऐसा नहीं है x सिरे पर I1 प्रवाहित होगी और y सिरे पर I2 प्रवाहित होगी। पूरे ही वायर में एक समान धारा प्रवाहित होगी, धारा बदलेगी नहीं, ना ही कम और ज्यादा होगी। इसका मतलब धारा का मान कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगी और नियत रहेगी, इसीलिए हमने I को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, कांस्टेंट में। अब रहा रो तो आपको पहले से ही पता है कि जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, इनिशियली R प्रोपोर्शनल किसके था, L अपॉन A। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, विशिष्ट प्रतिरोध के टॉपिक में क्या था, R प्रोपोर्शनल था L अपॉन A। जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तब आया था रो L अपॉन A। तो ये रो क्या है, ये तो पहले से ही एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो हमने तार लिया है इसका क्षेत्रफल क्या है, A। सिरों का क्षेत्रफल क्या है, A। और इसका क्षेत्रफल हर जगह एक समान ही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर वायर पतला है यहाँ पर जाके मोटा हो गया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी इक्वल है हर पॉइंट पर। इसका मतलब वो कांस्टेंट रहता है, वो एक समान रहता है, वो नियत रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये तीनों कैसे हो गए, कांस्टेंट। और जो L है वो कांस्टेंट नहीं होती। जैसे ये पूरी लंबाई हमने ली है तार की, अगर आप यहाँ तक लेंगे
तो L कम हो जाएगी, यहाँ तक लेंगे तो थोड़ी बढ़ जाएगी, यहाँ तक लेंगे तो और बढ़ जाएगी। तो L परिवर्तनीय है, चेंज होती रहती है। कम लंबाई लेंगे तो कम ली जाएगी, अगर ज्यादा लेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो L ही चेंजेबल है, बाकी सब कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो सब की जगह सबको हटाकर हमने इक्वल की जगह क्या लगा दी है, प्रोपोर्शनल का साइन। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो क्या आ जाता है, k। और k को हम क्या कह देते हैं, k को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। k क्या है हमारा, विभव प्रवणता है। k को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो क्या होता है कि अगर जो लंबाई है तार की वो 1 मीटर ले ली आपने, कितनी ले ली, अगर तार की लंबाई, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, किसी की डेफिनेशन बनाने के लिए हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं वो ले लेते हैं 1। तो वैसे जो तार हमने ये लिया है, ये जो XY तार है, इसकी लंबाई अगर हम 1 मान लेते हैं तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो विभव प्रवणता है, वो किसके बराबर हो जाती है, V के बराबर हो जाती है। V का मतलब है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। हमने लेंथ की जगह कितना लगाया, 1 मीटर। आप इसका मतलब होता है यूनिट लेंथ है, ये एकांक लंबाई है। तो यदि किसी तार की लंबाई एकांक हो तो उसका जो वैद्युत विभव है, उसको ही, वैद्युत विभव को ही हम क्या कह देते हैं, विभव प्रवणता कह देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.0184 वोल्ट। कितना मान होता है इसका, 1.0184 वोल्ट। ये सिर्फ किसके लिए होता है, वेस्टर्न कैडमियम सेल के लिए होता है। जो कैडमियम सेल आते हैं, जो प्रमाणिक सेल होते हैं, जब हम किसी परिपथ में प्रमाणिक सेल लगा देते हैं तब k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप ये रख सकते हैं 1.0184 वोल्ट, क्योंकि उसके लिए लंबाई इसी तरह से सेट की जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाए, 1.0184। तब हम उसको क्या कह देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता का मान। वेस्टर्न कैडमियम सेल के लिए प्रमाणिक मान होता है 1.0184 और विभव प्रवणता क्या होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में जो विभव होता है या विभव में जो परिवर्तन हो जाता है वैद्युत विभव में, उसको ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब आपको पहले ही बताया गया है कि जो पोटेंशियल है वो E के बराबर होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम में ऐसा बताया, किरचॉफ के दूसरे नियम में क्या बताया, EMF बराबर होता है V के। जो वैद्युत वाहक बल है वो पोटेंशियल वैद्युत विभव के बराबर होता है। और V किसके बराबर है, KL के। तो E बराबर किसके हो जाएगा, KL के। E भी किसके बराबर हो जाएगा, KL के। तो अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, जैसे E1 है, इसके लिए है KL1 लंबाई ले लेते हैं हम, और E2 के लिए कितनी लंबाई ले लेते हैं, KL2। तब हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, E1/E2 कितना हो जाता है, L1/L2। इस तरह से हम दो EMF में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, किसकी सहायता से, पोटेंशियोमीटर की सहायता से। एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम EMF, पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल, विभव, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, या दो EMF में कंपैरिजन कर पाते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियोमीटर, विभव माप। चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट के एप्लीकेशंस, दिष्ट धारा परिपथ के अनुप्रयोग। मतलब आपने ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हम दिष्ट धारा को कैसे कैसे, उसके जो परिपथ होते हैं, जो छोटे छोटे परिपथ होते हैं, डीसी सर्किट का मतलब है ऐसे सर्किट्स जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, चेंज नहीं होती है, तो
तो उन्हीं परिपथों को, उन्हीं छोटे छोटे परिपथों को हम क्या कह देते हैं, दिष्ट धारा परिपथ। तो आपने उसके अनुप्रयोग करने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एप्लीकेशंस आपको खुद ही करने होते हैं, जिससे आप एक तरह का प्रैक्टिकल कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ के अगर आप उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आप और अच्छे से सीख पाते हैं। इसीलिए आप चैप्टर के सभी टॉपिक्स को पढ़ें और उनको अलग अलग तरीके से डीसी सर्किट्स में अप्लाई करें, और कोई प्रॉब्लम होने पर मुझसे क्वेरी करें। इस लेक्चर के पीडीएफ भी मैं आपको आपके कॉलेज के ग्रुप पर और यूराइज पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, जिससे वीडियो देखने में, टॉपिक पढ़ने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, या आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी करके भी पूछ सकते हैं। ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि जैसा को बताया गया है, सिर्फ ये पॉलिटेक्निक में पास होने के लिए ना करें इसकी पढ़ाई, ये आपके डेली नीड में, घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं, उन सबों में ये काम आ सकते हैं। आगे और भी सब्जेक्ट में, या आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसमें भी ये सब काम आएंगे। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और प्रॉब्लम होने पर मुझसे क्वेरी करें। थैंक यू।